हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित डागर एडवोकेट। वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और ये वाला लेक्चर हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बेयर एक्ट रीडिंग का रहने वाला है। इसमें हम सेक्शन 30 से बाद वाले जो सेक्शन है उनको कवर करने वाले हैं जितने हमसे हो पाते हैं। ठीक है, तो मैंने पहली वाली वीडियो में सेक्शन 1 टू सेक्शन 29 ऑफ द BNSS पूरे करवा दिए थे, और आप वो जो वीडियो ज़रूर देखना, फिर ये वीडियो कंटिन्यू करना, क्योंकि सारा जो मेन फाउंडेशन है उन वाली वीडियोज़ में है। अब यहाँ से पुलिस वगैरह की इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब चैप्टर 4 फ्रॉम सेक्शन 30 ऑनवर्ड्स। ठीक है, हाँ चलो, सेक्शन 30 में पढ़ रहा हूँ BNSS का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 30। पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, क्या शक्ति रहेगी पुलिसकर्मी जो सुपीरियर्स रैंक के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। बॉडी पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जो पुलिस ऑफिसर सुपीरियर होते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की रैंक से, मतलब SHO की रैंक से ऊपर होते हैं। मतलब सीधे सीधे कौन होते हैं, तो ACP होता है, DSP होते हैं, अब देखिए, या SP होते हैं। अब देखिए, मे एक्सरसाइज द सेम पावर्स थ्रू आउट द लोकल एरिया टू विच दे आर अपॉइंटेड। तो कह रहा है जो सुपीरियर ऑफिसर है ना, वो उन SHO ऑफिसर इंचार्ज के एरिया में भी अपनी अपनी पावर इस्तेमाल करेंगे। हालांकि वो ऑफिसर इंचार्ज SHO नहीं है उस थाने के, जब भी वो करेंगे। ठीक है, एज में एक्सरसाइज बाय सच ऑफिसर विद इन द लिमिट्स ऑफ स्टेशन, जैसी वो ऑफिसर इंचार्ज अपने थाने में इस्तेमाल करता है ना अपनी शक्तियां, तो वैसे ही जो सुपीरियर ऑफिसर है वो भी अपनी शक्तियां इस्तेमाल करेंगे उसके एरिया में। हालांकि उन सुपीरियर को कोई एरिया नहीं दे रखा कि भाई कि तुम सेक्टर 10A गुड़गांव के पुलिस स्टेशन में अपनी शक्तियां इस्तेमाल करोगे, पर नहीं, सेक्शन 30 BNSS हमें सोर्स दे देता कि नहीं, जो ऑफिसर इंचार्ज से ऊपर वाले जो ऑफिसर होते हैं, मतलब ACP, DCP, DSP, ठीक है, SP, ये सारे होते हैं ना, ये एक पुलिस ऑफिसर के थाने के एरिया में ये भी एक्सरसाइज कर सकते पावर। ठीक है, ये कह रहा है हमारा सेक्शन 30। अब सेक्शन 31, पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस, कह रहा है जनता जनार्दन कब जज साहब को मजिस्ट्रेट को असिस्ट करेगी, मदद करेगी, और या तो कब पुलिस को मदद करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 31। देखिए, एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबल डिमांडिंग हिज एड। हर व्यक्ति, एवरी पर्सन, ठीक है, हर व्यक्ति बाउंड है, क्या है, बाउंड है, ठीक है, बाध्य है कि वो असिस्ट करेगा, मदद करेगा, किसकी, मजिस्ट्रेट साहब की और पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिसकर्मी की, रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड, जो कि कारणवश एक रीजन है उनको मदद मांगने का। भाई मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर आपकी मदद मांग रहे प्राइवेट व्यक्ति की, तो उनके पास कोई रीजन होना चाहिए कि हाँ, आपको अगर रीजन सेटिस्फैक्टरी लगेगा तो आप उनकी मदद करोगे, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो कहेंगे रीजन क्या है, अब वो ये कहेंगे कि भाई कुएं में एक बच्चा पड़ा है, ठीक है, उसको बचाना है, पर मैं तो नहीं कूदूंगा, आप कूद जाओ, तो ये रीजनेबल एड है। वो कहता कि भाई कुएं में मैं जा रहा हूँ, आप है ना, ये रस्सी है तो इस रस्सी को ऊपर संभाल के रखना, मैं कुएं में जा रहा हूँ, इस बच्चे को निकाल के ले आऊंगा। नहीं, वो कह रहे मैं तो खड़ा रहूंगा, कुएं में तुम कूद के बचा ले जाओ। ये कोई बात नहीं है भाई। रीजनेबल डिमांडिंग इज एड, मतलब कोई जो इसकी डिमांड होनी चाहिए वो रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब किसी कारणवश ओके होनी चाहिए, तभी आप मदद करोगे मैजिस्ट्रेट की और पुलिसकर्मी की। ठीक है, वरना अगर उनकी अनरीजनेबल डिमांड है तो आप साफ मना कर दोगे, आई विल नॉट डू इट, गो। ठीक है, आप देखिए अब 31 का A, इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन, और कैसे वो मदद मांग सकते हैं। देखिए इन जो ये थोड़ी बहुत चीजें डिस्क्राइब कर रखी है, इनमें मदद मांग सकते हो। देखिए, इन द टेकिंग ले जाने के लिए, और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन, या एक व्यक्ति भाग रहा है तो उसकी एस्केप को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, तो वो आपकी मदद मांग सकता है मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी। देखिए, होम सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू अरेस्ट, और इस व्यक्ति को वो ले जाना चाहता है मजिस्ट्रेट या पुलिसकर्मी, और या फिर वो जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, उस व्यक्ति को कोई भगा के ले जा रहा है तो उसको रुकवाने के लिए आपकी वो मदद मांग सकता है। ठीक है, तो आपको करनी पड़ेगी। B, इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ अ ब्रीच ऑफ द पीस, भाई जहां शांति भंग हो रही है तो आपकी मदद वो ले सकते हैं मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर की, भाई शांति कहाँ भंग हो रही है, हमें इन्फॉर्मेशन बताइए, हमारे साथ चलिए, या कोई और भाई ज्यादा हड़दंगबाजी गुंडे वगैरह आ गए हैं तो वो आप उनकी मदद भी कर सकते हो। वो कहते हैं कि भाई आओ लाठी डंडे उठाओ और हमारी मदद करो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, C, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, भाई कोई ये हुड़दंगियों की भीड़ कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, जनता जनार्दन की संपत्ति पर अटैक कर रही है, उसको हानि पहुंचा रही, तो पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट आपको बोल सकता है या भाई जनता जनार्दन की प्रॉपर्टी को मैं सुरक्षा करूंगा, आप भी मेरा साथ दीजिए, तो असिस्ट आप करोगे। ठीक है, तो यह ABC में 3 तरह के मतलब इंस्टांसेस बताए थे कि या पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट आपको किस किस के लिए बोल सकता है। इनसे मिलते जुलते ही वो रीजनेबल कॉजेज होंगे, रीजनेबल वो होंगे, रीजनेबल डिमांड के जो कॉजेज होंगे, इससे अलावा नहीं होंगे, इनसे मिलते जुलते नहीं होंगे, इनसे इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे, इनसे मिलते जुलते ही होंगे। ठीक है, और वो जो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि कुएं में एक लड़की एक बच्ची फंसी पड़ी है,
ठीक है। अब SHO को कॉल आई। अब SHO को कॉल आई कि सर आ जाओ, कुएं में एक बच्ची फंसी पड़ी है। अब SHO जाता कुएं के पास, देखता है अरे कुआं तो 50 फुट गहरा है। SHO कहता भाई किसने फोन किया था? फिर एक आता है मेरे जैसा भला आदमी, कहता मैंने फोन किया था जी। तो कह रहा तू ही कूद के निकाल के ले गया, मैं तेरे को ऑर्डर कर रहा हूँ ना। फिर वो कह रहा है सर मेरे को तो आता ही नहीं कूदना। नहीं भाई निकाल के लेगा, सेक्शन 31 में लिख रखा है कि पुलिस ऑफिसर की तुम एड करोगे। फिर आप उसको कह सकते हो भाई मेरी बात सुन, रीजनेबल डिमांड तुम करोगे ना एड की, तब एड करूंगा। मेरे को कुछ आता नहीं, तैरना उड़ना कुछ आता नहीं, मैं कुएं में क्यों जाऊं? अपनी लाइफ को क्यों मैं रिस्क करूं? तुम्हारी ड्यूटी है, तुम करो। बुलाओ फायर ब्रिगेड को, बुलाओ किसी को बुलाओ, जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाले होते हैं इनको बुलाओ, मेरा कोई लेना देना नहीं है इसमें। हाँ अगर कहीं कोई बदमाश होता है, भाई कोई बदमाश आपको दुखी कर रहा है और आप अकेले हो और वो बदमाश भाई पूरी गैंग के साथ है, तो आप हमें पड़ोसी उड़ोसी को जगह के आप बोल सकते भाई मेरी एड करो, तो हम करते, क्योंकि ये लिखा हुआ 31 के में आप सीधा सीधा कह सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 31 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का। पढ़ते सेक्शन 32 एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर। अब एड आप मदद करोगे एक व्यक्ति की जो कि पुलिस कर्मी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो क्या है, क्या है, वो प्राइवेट व्यक्ति है। और देखिए एग्जीक्यूटिंग वारंट, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो प्राइवेट व्यक्ति क्या कर रहा है, वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। मतलब मैजिस्ट्रेट साहब ने उसको कोई वारंट दे रखा है, अरेस्ट वारंट दे रखा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब उसको फुलफिल कर रहा है। मतलब अब जब कोर्ट से वारंट कटता है ना, वो अरेस्ट वारंट, तो उसको एग्जीक्यूट करा जाता है। एग्जीक्यूट मतलब भाई उसको चलन में लाया जाता है कि हाँ वो वारंट तो एक पन्ना है, एक पेज पे लिखा हुआ है, सब्सटेंस है कि भाई इसमें इस फलाने फलाने व्यक्ति को पकड़ ला और मेरे सामने पेश करो, मैजिस्ट्रेट ने लिख दिया। अब उस वारंट को या तो पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट कर देंगे या फिर प्राइवेट व्यक्ति एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब ये कह रहा है 32 में, ये कह रहा है कि एग्जीक्यूट वारंट को कौन कर रहा है, एक प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है, पर वो पुलिस कर्मी नहीं है। तो अब उसकी एड कौन करेगा, वो हम इसकी 32 की बॉडी पढ़ते। अब देखिए व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, जब एक वारंट जब एक वारंट डायरेक्ट हुआ है, निर्देशित किया गया एक व्यक्ति को जो कि पुलिसकर्मी नहीं है, तो इससे हमें साफ साफ क्या देखने को मिल रहा है कि या तो वो प्राइवेट व्यक्ति है, या तो वो कोई सरकारी कर्मचारी है, पुलिस ऑफिसर नहीं है, या तो वो सरकारी कर्मचारी है, कोई कोर्ट का कोई ऑफिसर है, या तो कोई प्राइवेट व्यक्ति है, या कोई वकील है। अब देखिए एनी अदर पर्सन में एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट्स। अब कह रहा है अगर प्राइवेट व्यक्ति को कोई वारंट मैजिस्ट्रेट ने दिया है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कोई भी अन्य व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ या वो जिसकी मदद मांगता है वो उस व्यक्ति की मदद कर सकता है, एड कर सकता है, हेल्प कर सकता है। देखिए इफ द पर्सन टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड बी नियर एट हैंड एंड एक्टिंग इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, और अगर जो व्यक्ति है जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर वो आपसे मदद मांगता है कि भाई आ जाइए, आप आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, इसको पकड़ना है, इस बदमाश को, इसको कोर्ट में पेश करना है, इसके खिलाफ वारंट निकला हुआ है और ये मेरे को बंदूक दिखा रहा है। तो अगर आप किसी को बुला लोगे जो प्राइवेट व्यक्ति है जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उनको आपकी मदद करनी ही पड़ेगी, एड करनी पड़ेगी। नहीं करेगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेगा भारतीय न्याय संहिता में 100%। ठीक है, आप देखिए ये था हमारा 32। नियर एट हैंड का मतलब है भाई, नियर एट हैंड मतलब जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है ना वो प्राइवेट व्यक्ति जो पुलिसकर्मी नहीं है, वो आपके आसपास होना चाहिए। मतलब भाई एक दो गली छोड़ के वो कह रहा है कि पहले मैं जाके देख लेता हूँ, आप वहीं छुपे रहना, क्या मेरा भाई वो और भी बदमाश मेरे ऊपर गोली चलाने लग जाए। भाई अरेस्ट वारंट मैं लेके आया हूँ, अब अरेस्ट वारंट कोई शादी का कार्ड तो है नहीं जो तुरंत भाई वो एक्सेप्ट कर लेगा और मेरे साथ चल लेगा, लड़ाई दंगा भी कर सकता है मेरे साथ। तो ये कह रहा है जो व्यक्ति जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है वो नियर एट हैंड होना चाहिए। यूं नहीं कि वो भाई 10 किलोमीटर दूर खड़ा है और आपको 10 किलोमीटर दूर से बुला रहा है, अरे आ जाइए एक बार, आ जाइए, मेरी इसने गुद्दी पकड़ी हुई है इस वारंट जिसका मैं एग्जीक्यूट कर रहा था, आइए जल्दी से आइए। तो आप नियर एट हैंड हो तो आप कैसे आ पाओगे, तो आप पे कोई कॉन्सिक्वेंसेस भारतीय न्याय संहिता में नहीं निकलेंगे, वो आप पे फिर कोई कोर्ट भी आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, ये नियर एट हैंड मतलब आपके जो व्यक्ति है ना जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, आप उसके बिल्कुल आसपास होने चाहिए जो उसकी एड करेगा। ठीक है, तो यह था सेक्शन 32 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब सेक्शन 33 हम पढ़ेंगे। देखिए पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज। अब सेक्शन 33 पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज, जनता जनार्दन इंफॉर्मेशन देगी, जानकारी देगी किसकी, विभिन्न अपराधों की। नहीं दी तो क्या हुआ, उनको भी दिक्कत आएगी भाई। जब तक पुलिस को एक अपराध की जानकारी नहीं मिलेगी तो वो कैसे एक्शन लेंगे, तो यही कह रहा है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज, सेक्शन 33। अब इसकी बॉडी पढ़ते हैं 33 का एक, एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति, छोटे से लेके बड़ा, मिडिल एज से लेके हायर एज तक का, अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ, अवेयर है वो, उसको पता है कि भाई कोई कमीशन हो गया है किसका, ऑफेंस का। आप देखिए और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट, या फिर इंटेंशन भी है ना किसी और व्यक्ति की, वो भाई आपने सुन लिया कोई व्यक्ति कह रहा है भाई आज रात को तो डाका मारूंगा, गुड़गांव के तनिष्क ज्वेलर में आज रात को डाका मारूंगा, आपने सुन लिया, अब उसकी इंटेंशन है क्या है,
ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट, कि भाई इंटेंशन उसकी कोई वो तनिष्क ज्वेलर पे आज रात को चोरी डाका मारने वाला। अब देखिए एनी ऑफेंस क्या करने वाला वो, एनी ऑफेंस, या तो वो एनी ऑफेंस कर चुका है या उसकी इंटेंशन है कि वो ऑफेंस कोई करने वाला है। ठीक है, आप उसकी भी खबर दे सकते हो, होना जरूरी नहीं है, कमीशन होना जरूरी नहीं है, कमीशन हो जाता तब भी कर सकते हो, आप खबर दे सकते हो पुलिस को। और कमीशन नहीं होता, बस एक व्यक्ति की आपको इंटेंशन पता लग जाती है, भाई आज रात को कोई कांड करने वाला है, तो आप जाके बता दो पुलिस को, वो भी बता सकते हो। ठीक है, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता नेमली। और बस जो ये अगर जो ये नीचे अपराध दिए गए ना, यही अगर यही इन्हीं को वो करे, इन्हीं ऑफेंसेस को उसने किया है, या फिर वो इसकी इंटेंशन है इन्हीं ऑफेंसेस को करने के लिए जो मैं अभी बताने वाला हूं, तो आप पुलिस को बता दोगे। अब देखिए, तो आप इन्फॉर्मेशन दोगे। ठीक है, अब देखिए किसको इन्फॉर्मेशन दोगे, वो नीचे दिया गया है, इसको पुलिस स्पेसिफिकली लिखा है। अब हम देखते हैं, मैजिस्ट्रेट को भी दे सकते हैं, पुलिस को भी दे सकते हैं। अब देखिए, अब सब एड 133 का सेक्शन 103 टू 105, भाई सेक्शन 103 105 भारतीय न्याय संहिता के उसके, सेक्शन 111 से लेकर 113 तक, सेक्शन 140 से लेकर 144 तक, सेक्शन 147 से लेकर सेक्शन 154 तक, और सेक्शन 158 की। ठीक है, सेक्शन 178 से लेकर सेक्शन 182 तक, सेक्शन 189 टू सेक्शन 191, सेक्शन 274 टू सेक्शन 280, सेक्शन 307, सेक्शन 309 टू सेक्शन 312, सेक्शन 316 का सब सेक्शन 5, सेक्शन 326 से लेकर सेक्शन 328, सेक्शन 331 और सेक्शन 332। अगर किसी अपराधी ने यह अपराध कर दिए हैं या उसकी इंटेंशन है कि यह वाले अपराध वो करने वाला है, तो आप किसको खबर दोगे? शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, तो शैल है मैंडेटरी, अगर अनुपस्थिति है किसी रीजनेबल एक्सक्यूज की, कि भाई कोई आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज था कि आप नहीं कर पाए, तो कह रहा है द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज शैल लाई अपॉन द पर्सन सो अवेयर। अब अगर उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है ना, और वो पुलिस ऑफिसर को समझा नहीं पा रहा कि मैंने क्यों खबर नहीं दे पाया मैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का भार किस पे होगा? उसी पे होगा जिसको जानकारी थी। ठीक है, उसी का होगा कि इसने अपराध कर दिया था या फिर ये इसकी इंटेंशन थी अपराध करने वाला था, उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। अब देखिए, फोर्थ विद गिव इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर। ठीक है, जनरल रूल तो बता दिया कि भाई क्या होगा, रीजनेबल एक्सक्यूज है तो आप देरी कर सकते हो, आप रीजनेबल एक्सक्यूज है तो आपके पास कोई कारणवश आपके पास बहाना है कि हाँ भाई मैं इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी जान पर बनी हुई थी। अगर मैं पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट को जानकारी देता ये क्रिमिनल ये ऑफेंडर मेरे को ही मार देता, ये तो रीजनेबल कोज एक्सक्यूज है। पर रीजनेबल एक्सक्यूज ये नहीं है कि भाई मेरे को पता तो था इसने ऑफेंस कर रखा है, अपराध कर रखा है, मान के चलिए 103 का ही कर रखा है, कोई मर्डर कर रखा है उसने, मान के चलिए कि मेरे को पता था, वो बताने वाला जो इन्फॉर्मेशन देगा कि मेरे को तो पता था, पर ये है ना जो मर्डरर है ये मेरा दोस्त था और मेरे को ये रोज बियर दारू ये पियाता था, तो मैं मजे से ले रहा था, मैं सोचता 1-2 साल पी लेता हूँ इसके पैसों की और फिर बता दूंगा, इसको फंसवा भी दूंगा। तो ये कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, तो बताना पड़ेगा पहले। और कब बताना पड़ेगा? फोर्थ विद गिव इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जल्द से जल्द। फोर्थ विद का मतलब है इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन जानकारी देगा, या तो किसको देगा? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, भाई जो आपके आसपास का मजिस्ट्रेट है उसको देगा, और पुलिस ऑफिसर या फिर नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को। इसमें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट की जगह साथ साथ नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर भी साथ पढ़ा करो। अब देखिए, ऑफ सच कमीशन, या तो उस घटित होने का वो अपराध घट चुका है उसकी दोगे इन्फॉर्मेशन, या फिर इंटेंशन, या फिर कुछ अपराध घटने वाला है उसकी इंटेंशन का आप क्या दोगे? इन्फॉर्मेशन दोगे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को और नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को। अब मान के चलिए इसमें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट क्यों लिखा हुआ है और नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर क्यों लिखा हुआ है? मान के चलिए भाई कोई ए है, कोई वुमेन है ए, कोई वुमेन है ए, ठीक है, उसका एम्प्लॉयर है कोई, मान के चलिए वो वुमेन अमेजोन कंपनी में काम करती है, ठीक है, उसका एम्प्लॉयर कोई एक्स। अब वो एक्स उसको वुमेन को रोज टॉर्चर करता है, रोज छेड़ता है, रोज उसका मोलेस्टेशन करता है, रोज हैरेसमेंट करता है, और अब एट लास्ट ए ने, जो वुमेन थी वो उसी ऑफिस में, उसने एक्स को मना कर दिया कि भाई नहीं मैं तेरे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो क्या हुआ? अब क्या हुआ? सीधा एक्स ने उसको धमकी दे दी, आज तो ऑफिस से बाहर निकल के दिखा तो जान से मार दूंगा। तो सीधा सीधा जान से मार दूंगा। कौन सा ऑफेंस किया उसने? सेक्शन 103 अभी किया नहीं है, पर उस पर क्या लगेगी अगर वो कर देगा तो? उसकी इंटेंशन क्या है क्या करने की? सेक्शन 103 भारतीय न्याय संहिता का ऑफेंस, पनिशमेंट फॉर मर्डर, ठीक है, यह करने की उसकी नीयत बन चुकी है। तो अब वो जो वुमेन है वो अपने ब्रदर को फोन करती है ऑफिस से ही कि भैया ये मेरे को धमकी दे दी है कि वो ये इसने मेरे को धमकी दे दी है कि मेरे को मारेगा, ये मेरी मोलेस्टेशन करता था, मैंने आज फाइनली इसको अपना डिसइंटरेस्ट शो कर दिया, मैंने मना कर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, मैं आपके साथ रिलेशन में नहीं आ सकती, गो गेट लॉस्ट। तो अब मेरे को बोल दी कि ये मारेगा मेरे को। वो वुमेन जो ए है वो अपने भैया को बात करी, उसका भैया, अब वुमेन और वो उसका बॉस तो गुड़गांव बेस्ड किसी ऑफिस में काम करते हैं।
और जो वुमेन ए का भैया है वो किसी बैंगलोर कंपनी में काम करता है। तो यहाँ यह कोई जरूरी नहीं है कि उसका भाई गुड़गांव के मजिस्ट्रेट के पास भगा भगा आएगा और कंप्लेंट देगा कि भाई इंफॉर्मेशन देगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरी दीदी का फोन आया था, उसका बॉस उसको मारने वाला है। ठीक है, नहीं, बैंगलोर के किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास वो चला जाएगा। ठीक है, या फिर बैंगलोर के ही किसी नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास वो चला जाएगा जो भी उसके ऑफिस के नजदीक होगा। जैसे उसने कॉल रिसीव की, उसकी दीदी बोल रही भैया मेरे को मारने वाला है, जैसे ही फोन कट हुआ, चाहे 100 मीटर दूरी पे कोई पुलिस थाना है, ठीक है, तो वहां चला जाएगा। चाहे 50 मीटर दूरी पे कोई कोर्ट है तो उस मजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा। कोई जरूरी नहीं है पुलिस भाई 50 मीटर पे वो है उसके ऑफिस में, जो बैंगलोर पे उसका भैया, तो उसके 50 मीटर पे पुलिस ऑफिस वो है, पुलिस थाना है, तो वहां चला जाएगा। और अगर भाई 100 मीटर पे कोर्ट है तो वहां नहीं जाएगा, पुलिस थाने में जाएगा। ठीक है, और मान के चलिए यही वाइस वर्सा, 100 मीटर पुलिस थाना और 50 मीटर कोर्ट है, तो कहाँ जाएगा? तो कहाँ जाएगा? कोर्ट में जाएगा। ठीक है, ये हम कहना चाहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो उसका भैया भागा भागा गुड़गांव में आएगा कंप्लेंट देने, वो वहां भी दे सकता है। और वहां की अथॉरिटीज यहाँ की पुलिस से, गुड़गांव पुलिस से कॉन्टेक्ट करेंगे और उस महिला को बचाएंगी। ठीक है, तो वो महिला अगर उसको देगी जानकारी तो वो महिला सीधी सीधी पुलिस को भी फोन कर सकती है। ये तो हो ही सकता है भाई, क्या पता ना कर रही हो भाई, उसको कर रही हो। ठीक है, उसके पास 2 सेकंड ही हुई हो कि भाई कॉल करके बता देती हूँ मेरे को मारने वाला है, क्या पता वो उसका एम्प्लॉयर मिस्टर एक्स उसका फोन छीनने वाला हो। ठीक है, तो यह भी हो सकता है। ठीक है, सारे चांसेस पॉसिबल होते हैं क्रिमिनोलॉजी में, क्रिमिनल लॉ में सब कुछ पॉसिबल है। A to Z हर चीजें हो सकती हैं, Z to A हर चीजें हो सकती हैं। ठीक है, A B to ZA सब कुछ हो सकता है भाई। AD से लेकर चोटी तक कुछ भी पॉसिबल है क्रिमिनल लॉ में, कुछ भी हो सकता है। कोई सर्कमस्टांसिस कोई पूछ कर नहीं आते कि हर व्यक्ति के साथ अलग सर्कमस्टांसिस ओरिजिनेट हो सकते हैं। ठीक है, किसी को पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है भाई, अपराधी का मुंडा वो माइंडसेट कैसा है, वो कैसे अपराध करे, तो ये भी होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा भाई 33 का है। अब 33 का 2 फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन कह रहा है इस सेक्शन के समझने के लिए, 33 BNSS के समझने के लिए, द टर्म ऑफेंस इंक्लूड्स एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया। तो कह रहा है जो टर्म ऑफेंस अपराध इसमें दिया गया ना, कोई भी एक्ट हो, चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर भी किया गया ना, उसकी भी आप जानकारी दे सकते हो इंडिया में। तो कह रहा है विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इंडिया, की वो अगर वो आपके साथ बाहर घटित किया गया, वो ऑफेंस बनता अगर वो इंडिया में किया जाता, तो आप उसकी खबर भी मैजिस्ट्रेट को, पुलिसकर्मी को दे सकते हो। तो भाई मान के चलिए ए और बी हस्बैंड वाइफ है, A और B हस्बैंड वाइफ है, A हस्बैंड है B वाइफ है, ये दोनों सिंगापुर चले जाते हैं। ठीक है, अपनी हॉलीडे स्पेंड करने समर वेकेशन पे। A अब एग्रेसिव है, दारू पी के B अपनी वाइफ को पीट देता है। वहां तो वो चुप रही, मुंह पे गालों पे उसके निशान छपे हुए, उसके थप्पड़ हो गए। ठीक है, जैसे इंडिया आई तुरंत खबर दे दी किसको? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को। तो क्या करेगा सीधा सीधा मजिस्ट्रेट? रिकॉर्ड करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन, मना नहीं कर सकता। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी जाएगी। और इन्फॉर्मेशन किस में रिकॉर्ड होती है बताइए आप भाई? पहले तो सब्सटेंटिव लॉ तो यही लगता था इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने का, कोग्निजेंस के थ्रू होती थी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कोग्निजेंस के थ्रू होती थी। 191 सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 के C में होती थी। ठीक है, CRPC में। अब मैं इसमें देख लेता हूँ, इसमें BNSS में कहाँ होती है, ये साथ के साथ देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, सेक्शन 210 में होती है। तो 210 के हम स्पेसिफिक सेक्शन भी देख लेते हैं कि भाई कौन सा स्पेसिफिक सेक्शन है इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, हाँ, 210 का 1 का C है, 210 का 1 का C। ठीक है, 210 का 1 का C। ठीक है, लिख लेते हैं, ये लिखना जरूरी है भाई। अब हम साथ ही साथ पढ़ रहे हैं तो लिख लो, जो भी नोट्स बनवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमने पढ़ लिया सेक्शन 33 BNSS का पूरा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन, हाँ, इसमें अगर लैंडमार्क जजमेंट लिखना चाहते हो, FIR के ऊपर बहुत सारे केस कवर करती है। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 सुप्रीम कोर्ट, वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट है क्रिमिनल लॉ की। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये आप मेंस में लिख सकते हो। और किसी अगर पुलिस ऑफिसर को आपको बताना है कि भाई ये है FIR रिकॉर्ड का, चलो इसको पढ़ के बताता हूँ ललिता कुमारी में क्या मेन इंग्रेडिएंट्स हेल्प किए गए थे। देखिए, रेलिवेंस ऑफ शेल, अब इसमें बता रखा है जो ये सेक्शन 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ना, रेलिवेंस की जानकारी आप दोगे तो शेल है कि देनी ही पड़ेगी, तो उसकी बता रहा है कि उसकी शेल की क्या इसमें वर्डिंग है वो देखिए। अब मैं सॉरी मेरा पेन गिर गया, एक बार उठा लेता हूँ भैया, उठा लिया। अब देखिए, मैं पढ़ाने वाला हूँ ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 सुप्रीम कोर्ट की क्या हेल्ड किया गया था और कौन से वर्ड पे। बस जो ये सेक्शन 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो जो वर्ड शेल है ना, तो इस पे तो ये लैंडमार्क जजमेंट नहीं थी, पर वो सीआरपी के सेक्शन 39 पर थी कि भाई सेक्शन 39 CRPC में भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी मैजिस्ट्रेट को।
और पुलिसकर्मी को, ठीक है, या तो कमीशन होने की कोई अपराध घटित हो गया या कोई अपराध घटित होने वाला है, एक पार्टी की इंटेंशन है अक्यूज की, ठीक है, तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन देते। तो ललिता कुमारी में उस शैल वर्ड को इंटरप्रेट किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए, इट वुड बी incongruous to suggest that though it is the duty of every citizen to inform about commission of an offence under section 39 CRPC, now section 33 Bharatiya Nagrik Surasha Sanhita, but it is not obligatory for the officer in charge of the police station to register the report under section 154. The word shall occurring in section 39 CRPC and section 33 Bharatiya Nagrik Surasha Sanhita has to be given the same meaning as the word shall occurring in section 154 subsection 1 of the CRPC and section 173 subsection 1 of the BNSS। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी कह रहा है सबकी ड्यूटी तो है, हर एक नागरिक की ड्यूटी तो है कि इन्फॉर्मेशन दे कि भाई अपराध हुआ है और अपराध होने वाला है, पर कह रहा है ऑफिसर इंचार्ज की कोई ऑफिसर इंचार्ज के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुरंत दर्ज कर ले। भाई अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वो कर सकता है, तुरंत कोई जानकारी आई भाई झूठी मिली तो और सीधी उसने अपनी जानकारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली तो क्या हो, एक व्यक्ति का तो भाई पर्चा दर्ज हो गया तो भाई अगले को सफर करना पड़ेगा। तो ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वो कर लेगा, जाके इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, देख लेगा क्या होता है, ठीक है। मैजिस्ट्रेट करेगा तो मैजिस्ट्रेट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेगा, पुलिस ऑफिसर करेगा तो पुलिस ऑफिसर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। पर सीधा ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई तुरंत जानकारी दी और 2 सेकंड में लिखो, नहीं। शैल का मतलब है भाई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लेगा, अगर थोड़े बहुत भी रूट्स पाए जाते हैं तो दर्ज कर लेगा एफआईआर। पहले 154 में होती थी सीआरपीसी के, पर अब 173 BNSS में एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है, तो कर लेगा। पर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, कोई उसको बात देनी है कि वो लिखना ही पड़ेगा। भाई उसको संतुष्ट तो करोगे आप, हाँ जी ऑफेंस घटा है, कुछ दिखाओगे, चोट के निशान दिखाओगे, अस्पताल में आप उसका रुक्का आएगा। भाई अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी पड़ी है तो अस्पताल वाले रुक्का भेजते, उसको बोलते हैं रुक्का, भाई रुक्का है, अस्पताल से रुक्का है, मतलब कोई आवाज आई, मतलब रुक आवाज तो क्या उसको बोलते हैं, भाई हरियाणा में तो रुक्का ही बोलते हैं कि अस्पताल वालों ने पुलिस स्टेशन में रुक्का मारा, मतलब जोर से आवाज मारी कि आ जाओ, तो इसको बोलते हैं रुक्का आया। तो तभी तो पुलिस ऑफिसर आएंगे। अब उनको दिख रहा है भाई मरीज के गोलियां लगी पड़ी हैं, ठीक है, अब ऑब्वियसली किसी ने उसको गोलियां मारी हैं तो वो अब एफआईआर लिखेगा। अब कोई सिंपल सा आदमी जाता है पुलिस ऑफिसर के पास, कह रहा है जी मर्डर होने वाला है मेरा, तो फलाना आदमी मेरा मर्डर करने वाला है, वो बिल्कुल चंगा खड़ा है, 100 किलो का पूरा खड़ा है, ठीक है, तो वो पूछेगा भाई कौन है वो, क्या है, तेरे को कैसे पता लगा वो तेरा मर्डर करने वाला है, कुछ हमें पता, उसने किसको बताया है कि आज रात को तेरे को मारूंगा, कल मारूंगा, परसों मारूंगा, तो किसी को लेके आ, इन्वेस्टिगेशन तो करेगा, सीधी भाई वो अपनी कार्रवाई चालू नहीं करेगा, कुछ उसको संतोषजनक जवाब तो देने पड़ेंगे पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। तो यह था हमारा सेक्शन 33 जो कि मैंने पूरा पढ़ा है विद लैंडमार्क जजमेंट ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 34 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। देखिए ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स। ये वो है जो व्यक्ति है ना, जो अधिकारी गांव के ऊपर एक अधिकारी लगा जाता है, तो वो कुछ सर्टेन रिपोर्ट बनाएंगे। वो सर्टेन रिपोर्ट यही बनाएंगे कि भाई कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो रिसीव करता है प्रॉपर्टी को, ठीक है, कौन कौन वेंडर है जो स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, उसकी जानकारी उनका रिपोर्ट। चलो पढ़ लेते हैं। अब 34 की बॉडी पढ़ता हूँ मैं। 34 का एक, एवरी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ अ विलेज। हर एक वो अधिकारी जो कि किस तरह कार्यरत है, उसको अफेयर्स जो अफेयर्स है गांव के, उसकी रिपोर्ट देनी होती है आगे। अब देखिए, एंड एवरी पर्सन रिसाइडिंग इन अ विलेज शैल फोर्थविथ कम्युनिकेट टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विच एवर इज नियर एनी इन्फॉर्मेशन विच ही मे पोजेस रिस्पेक्टिंग। या फिर वो ऑफिसर जो गांव के अफेयर्स के लिए नियुक्त किया गया है वो दे देगा, या गांव का कोई अन्य व्यक्ति दे देगा, और क्या दे देगा, कोई जानकारी दे देगा। किसको दे देगा? नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को दे देगा या नियरेस्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दे देगा, ठीक है। तो विच एवर इज नियर, जो सा उनको पास लगता हो, ठीक है। एनी इन्फॉर्मेशन विच ही मे पोजेस रिस्पेक्टिंग, और कोई भी जानकारी है तो वो अधिकारी जो अफेयर जो गांव के अफेयर देख रहा है उसको आती है अपनी जानकारी में, या फिर वो व्यक्ति, वो प्राइवेट व्यक्ति, वो पर्सन जो गांव में रहता है वो जानकारी दे सकता है। किस चीज की? ये देखिए, ए द परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटोरियस रिसीवर। कोई स्थायी पता है या अस्थायी पता है, निवास स्थान है किसका? एक नोटोरियस रिसीवर है, मतलब कोई ऐसा रिसीवर है जो नोटोरियस है, मतलब वो आमतौर पर उसका काम है, वो भाई मान ही नहीं सकता, उसको कीड़े बनते हैं क्या कि मैं चोरी की गई संपत्ति रिसीवर। और देखिए, और वेंडर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी इन और नियर सच विलेज, कह रहा है या तो आपके गांव में कोई वेंडर है जो कि चोरी की संपत्ति में डील करता है, नोटोरियस है वो, उसकी जानकारी दे दो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को, ठीक है। या फिर वो आपके गांव के आसपास के एरिया में रहता है। मान के चलिए गांव में जो बनी होती है, गांव में एक बनी नाम की जगह होती है, बनी उसको बोलते हैं कि भाई सुबह जो व्यक्ति फ्रेश हो रहे हैं गांव में जाते हैं तो बनी में चले जाते हैं,
तो कोई बनी में किसी ने अपना अड्डा बनाया हुआ है, कोई कमरा बनाया, कोई कोठड़ा बनाया हुआ है, उसमें कोई रह रहा है जो नोटरी रिसीवर है। भाई गांव में तो नहीं करता, गांव में जनता रहती है, मैं अपने खेत में अड्डा बना लेता हूँ, सारे चोर डकैत मेरे को यहीं चोरी का सामान देके जाएंगे, मैं उनको पैसे दे दूंगा और वो आगे बेच देगा उस सामान को। तो अगर वो गाँव की बनी में भी अगर उसका अड्डा है, कोठड़ा है, कोई रूम है जो गांव से हटके परे बनाया हो, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है वो ऑफिसर जो अफेयर में लगा हुआ है गांव की, या फिर वो व्यक्ति जो गांव का है। ठीक है, अब देखिए बी, द रिजोर्ट टू एनी प्लेस विद इन और द पैसेज थ्रू सच विलेज ऑफ एनी पर्सन विच whom he knows or reasonably suspect to be a robber, escaped convict और proclaimed offender। तो भाई वो बता देगा कोई व्यक्ति एस्केप्ड कन्विक्ट है, किसी को सजा हो गई थी पर वो जेल से भाग गया है, या फिर उसको प्रोबेशन पे छोड़ दिया था, वो जेल में नहीं आ रहा, उसको वो भाग गया है। तो या फिर कोई रोबर है, कोई डकैत है, कोई डाका डालने वाला है, ठीक है, कोई उसका अड्डा उड्डा है, तो वो भी वो अधिकारी जो गांव में जिसकी ड्यूटी है रिलेशन में लिए लगा हुआ है वो बता देगा, या कोई अन्य व्यक्ति जो गांव का वो बता देगा। किस चीज के लिए बताएगा? कोई रोबर है मतलब कोई डाका डालता है वो है, ठीक है, एस्केप्ड कन्विक्ट है जिसको सजा हो चुकी है लेकिन वो जेल में नहीं जा रहा वो है, या भागा हुआ कन्विक्ट है, या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब किसकी ट्रायल चल रही है पर वो ट्रायल में जा नहीं रहा, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तो उसका क्या बता सकते हो? द रिजोर्ट टू एनी प्लेस विद इन और द पैसेज थ्रू सच विलेज ऑफ एनी पर्सन whom he knows or reasonably suspects to be a robber। तो भाई जिस जगह वो रहता है उस रोबर का, उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का, उस कन्विक्टेड, उस एस्केप्ड कन्विक्ट का कहाँ अड्डा है, कौन सी गली आ रहा उसके अड्डे तक जाता है, वो पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को बता दी जाएगा, वो आगे ये एक्शन ले लेंगे। तो यही बता दी जाएगा। सी, द कमीशन ऑफ, भाई कुछ घटना हो गई, अपराध हो चुका है, और इंटेंशन टू कमिट, या फिर अपराध होने वाला है, और नियर सच विलेज एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस, या फिर आसपास गांव के अपराध हुआ है या होने वाला है, ठीक है, ऑफ द और एनी पनिशेबल और एनी ऑफेंस पनिशेबल। और ये देखिए हाँ, नियर सच विलेज एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस, कोई अपराध हुआ है गांव के आसपास या गांव में जो कि क्या है, जो कि नॉन बेलेबल मतलब उसमें बेल नहीं मिल सकती अपराधी को, या फिर इंटेंशन है किसी की कि वो कुछ अपराध करेगा जो कि आपको लगता है कि वो उसमें बेल नहीं मिलेगी उसको। अब देखिए, और एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 189 एंड सेक्शन 191 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, या कोई भी अपराध जो कि सेक्शन 189 भारतीय न्याय संहिता में है वो वाला कोई किसी ने किया है, ठीक है, और सेक्शन 191 भारतीय न्याय संहिता में, तो आप उसकी भी जानकारी दे सकते हो, आप दे सकते हो, प्राइवेट व्यक्ति दे सकता है, या फिर वो ऑफिसर जो कि रिलेशन में लगा हुआ है गांव के विलेज की वेलफेयर में वो भी दे सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये नॉन बेलेबल ऑफेंस, भाई अब 189 और सेक्शन 191 में देख लेते हैं भाई ये नॉन बेलेबल है या फिर इनमें बेल मिल सकती है, तो ही पता लगेगा। देखिए हाँ, 189 और 191 तो खुल गया है, हाँ 191 तो देखिए 191 तो बेलेबल है, तो कह रहा है लेकिन और 191 राइटिंग है, दंगे जो करता है, और दंगे करना तो बेलेबल है, पर कह रहा नहीं उसकी जानकारी भी आप दोगे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को और या तो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। हालांकि आप सिर्फ नॉन बेलेबल, जनरल रूल आप नॉन, जिसमें नॉन बेलेबल जो अपराध है उसकी दोगे, पर नहीं ये कह रहे हैं कि जो 190 है, जो 191 है और 189 है, 189 भी यही है, देख लो 189 भी यही है, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है तो उसके भी बेलेबल होते हैं, तो कह रहा है इनमें बेलेबल में तो देनी पड़ेगी, ठीक है। जो अनलॉफुल असेंबली करते हैं, जो व्यक्ति राइटिंग करते हैं, उनकी जानकारी तो आपको देनी पड़ेगी। हालांकि फर्स्ट शेड्यूल में यह ऑफेंसेस बेलेबल है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो तो हमें तो नॉन बेलेबल की देनी थी, हमने तो इसलिए नहीं, वो जो रिलेशन जो ऑफिसर है जो रिलेशन के लिए काम कर रहा है विलेज में वो देगा, या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति इन्फॉर्मेशन देगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। तो यह था हमारा सी। अब देखिए एक बार इसके भी एक बार नोट कर लेते हैं, 189 और 191 को, ठीक है। 191 तो राइटिंग है और 189 है अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। ये नोट करने जरूरी है। मैं क्यों नोट कर रहा हूँ भाई, मैं इसलिए नोट कर रहा हूँ, मैं साथ के साथ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं नोट कर लेता हूँ, आप भी कर लो, क्या दिक्कत है। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 34 का डी, द अकरेंस इन और नियर सच विलेज ऑफ एनी सडन और अननेचुरल डेथ और ऑफ एनी डेथ अंडर सस्पिशन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द डिस्कवरी इन विच नियर सच विलेज ऑफ एनी corpse or body of or part of corpse in circumstances which led to a reasonable suspicion that such death has occurred, or the disappearance from such village of any person in circumstances which led to a reasonable suspicion that a non bailable offence has been committed in respect of such person। कह रहा है कोई व्यक्ति गाँव को उसे छोड़ के भाग जाता है और आपको लगता है कि भाई वो भागा नहीं है, उसको तो कोई उठा कर ले गया है, ठीक है, या कोई गांव में कोई डेड बॉडी पाई जाती है और वो गांव वाले की भी नहीं है किसी की, तो आप खबर दे दोगे मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। या फिर क्या हुआ है, कोई अननेचुरल डेथ हो गई है किसी व्यक्ति की, मतलब आमतौर पर आदमी वैसे मरते नहीं है, कोई प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई मृत्यु हो गई है, तो आप भाई उसकी भी खबर दे दोगे, ठीक है। या फिर
कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जिसके जो आपको जो गांव के लोगों को उस अधिकारी को, उस ऑफिसर को जो कि गांव के रिलेशन के लिए वेलफेयर में काम करता है, उसको लगता है कि भाई नहीं ये क्या है, ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर उसको लगता है कि भाई सस्पिशन है, कुछ कुछ शंका उठ रही है मन में, तो दे देगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को खबर और नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को खबर। कोई एनी कोर्स मिलता है, गांव में मिलता है, गांव के आसपास कोई लाश मिलती है, कोई डेड बॉडी मिलती है, कोई कोर्स बोलते हैं डेड बॉडी को, वो मिलती है तो आप खबर दे दोगे, ठीक है। या फिर कोई व्यक्ति डिसअपियरेंस हो गया, ठीक है, उस गांव से, ठीक है, तो उस व्यक्ति की डिसअपियरेंस की खबर दे दोगे। और आपको लगता है कि भाई वो डिसअपियरेंस वैसे तो नहीं होता, उसके विरुद्ध कोई नॉन अवेलेबल ऑफेंस होने वाला है, इसलिए वह डिसअपियर हुआ है, वो किसी व्यक्ति ने उसको उठा लिया होगा, तो आप खबर दे दोगे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। तो ये था हमारा 34 के 1 का डी। अब 34 के 1 का ई, द कमीशन ऑफ, कि भाई कुछ अपराध हुआ है और इंटेंशन टू कमिट, अपराध होने वाला है, इंटेंशन है किसी करने की, एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर कोई अपराध हुआ है या अपराध होने वाला, कोई इंटेंशन है किसी की, नियर सच विलेज एनी एक्ट विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, नेमली 103, 105, 111, 112, 113, 178, 181, 305, 307, 309, 312, ठीक है, क्लोज एफ, क्लोज जी ऑफ सेक्शन 326, सेक्शन 331, सेक्शन 332। कह रहा है कोई ये वाले अपराध देश के बाहर हुए हैं, पर एक व्यक्ति जो गांव में रहता है और गांव वाले व्यक्ति विदेश चला गया तो उसके साथ ये घटित हो गए थे, या फिर वो गांव में था, उसको इंटेंशन मिल गई थी मैं हार जाऊंगा तो मेरे साथ ये हो सकता है। तो जो ये वाले अपराध भारतीय न्याय संहिता दिए गए, जो मैंने भी बोले पूरे इंजन से चलाया था, ये 103, 105, 111, 112, 113 ये वाले, तो वो उसकी खबर दे देगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अब पढ़ते 34 के 1 का एफ, एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम or the safety of personal property respecting which the district magistrate by general special order make the previous sanction or the state government has directed him to communicate information। कह रहा कोई ऐसा मुद्दा है जैसे भाई जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्शन ले सकता है, भाई कोई शांति, जैसे गांव में कोई शांति भंग होने वाली है, कोई मतलब ऐसे कोई असामाजिक तत्व घुस गए गांव में जो गांव की शांति भंग करने वाले हैं, तो ये कह रहा है एनी मैटर लाइकली, कोई भी मुद्दा लाइकली मतलब टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, जो कि जनता जनार्दन की शांति है, जो मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर है उसको भंग कर देगा, उसकी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। वो तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, या फिर भाई कोई क्राइम होने वाला 6 महीने से कम जिसको सजा मिलेगी, जेल कटवाई जाएगी, वो होने वाला क्राइम होने वाला, उसकी आप दे सकते हो खबर। और द सेफ्टी ऑफ अ पर्सन, या किसी व्यक्ति की सेफ्टी खतरे में आने वाली है तो उसकी आप खबर दे सकते हो। और प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिंग विच द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है जिसपे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुछ स्टेप्स ले सकता था, क्योंकि भाई सारी जिले की संपत्ति कलेक्टर साहब के नीचे आती है, जो कि सारी जिले की सरकारी संपत्ति होती है, कलेक्टर साहब उनको रेखा देखी करते हैं। तो भाई कोई प्रॉपर्टी संदर्भित कोई अपराध होने वाला है तो किसको दोगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। अब देखिए बस जनरल और स्पेशल ऑर्डर, मतलब कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपराध होने वाला है जिसपे कौन इंटरेस्ट रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रखते हैं, पर आप इन्फॉर्मेशन किसको दोगे, अब डीएम को नहीं दोगे तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को आगे देखिए। बस जनरल और स्पेशल ऑर्डर मेड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो प्रॉपर्टी की रेखदारी करते थे, राज्य सरकार के ऑर्डर के जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर आ जाता था तब वो रेखदारी करते थे ना, तो उसकी प्रॉपर्टी के विरुद्ध कोई अपराध होने वाला, तो आप भी दे सकते हो इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को, हैज डायरेक्टेड हिम टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। और डीएम साहब ने किसी व्यक्ति को, ऑफिसर, उसको उस ऑफिसर को, उस अधिकारी को जो रिलेशन ऑफ द स्टेट के लिए लगा हुआ है उसको बोल रखा, डायरेक्ट कर रखा है कि भाई ये जो गांव की आंगनबाड़ी है इस पे कोई अगर इसमें कोई बैठ के इसको नुकसान पहुंचा ना, इसकी दीवार उवार तोड़ के इसकी ईट वगैरह निकाल ले जाए अपने घर की चिनाई के लिए, ऐसा होता है गांव में, तो आप जानकारी दे देना, मैंने बोल रखा है, आप बता देना कि डीएम साहब ने मेरे को ऑथराइज कर रखा है, वो ऑफिसर इंचार्ज बोल रहा है, जो ऑफिसर इंचार्ज नहीं, जो ऑफिसर है, अधिकारी जिसको रिलेशन विलेज के रिलेशन के लिए हायर किया हुआ ना, वो बोल रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन किसको दे देगा, मैजिस्ट्रेट को या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है 34 का 1 का, सारे के सारे क्लोज ए से लेके क्लोज है। अब हम पढ़ेंगे 34 का सबसेक्शन 2। इन दिस सेक्शन बोल रहा है, इस सेक्शन में, इस धारा में 34 में यह समझ लीजिए, एक विलेज, अब गांव क्या होता है, विलेज इंक्लूड्स विलेज लैंड, अब गांव में इंक्लूड शामिल है जो गांव की लैंड होती है। अब गांव की, भाई गांव में तो मतलब मान के चलो 15-20 गली होती है जिसमें 1000, 1200, 800, 900 इतने घर होते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग मतलब कास्टिस के लोगों के, ठीक है। पर ये वो कह रहा है कि जो गांव की जो भाई हद होती है, गांव की एक हद होती है जिसमें गांव के सारे जो रहने वाले हैं उनकी जमीनें होती हैं, जमीन और जायदाद होती है, तो कह रहा है जो गांव की हद तो भाई पूरी फैली पड़ी है। अब कई गांव तो 52 सीम के होते हैं, मतलब उनके 52,000 बीघे होते हैं, कई गांव 36 बीघे के होते हैं जिसके 36,000 बीघे होते हैं, तो कह रहा है भाई 36,000 बीघे तो बहुत ज्यादा किलोमीटर के एरिया में फैलेंगे, तो कह रहा है नहीं,
गांव का मतलब यही है, गांव का मतलब समझ लो उनकी जमीनों में भी अगर कोई अपराध हुआ है या कोई फरार व्यक्ति रह रहा है या फिर कोई फरार व्यक्ति कोई चोर चुकेरा क्या अगर स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है उनके गांव की किसी खेत की प्रॉपर्टी है तो वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये मत मान लिएगा कि भाई विलेज तो वही है, गांव तो वही है जिसमें विलेज में जो 800 900 500 700 घर है वही है, नहीं। जो इन व्यक्तियों की लैंड है जो फैली पड़ी है उस विलेज के रेवेन्यू एस्टेट के आसपास वो भी होती है विलेज का मतलब ये समझ रहे। 2 द एक्सप्रेशन proclaimed offender includes any person proclaimed as an offender by any court or authority in any territory in India to which this संहिता does not extend। तो कह रहा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वो व्यक्ति है जो कौन व्यक्ति है, इंक्लूड्स एनी पर्सन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर जिसको भगोड़ा घोषित कर दिया है, ऑफेंडर की तरह भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। और किसने किया है, किसी कोर्ट ने किया है या किसी अथॉरिटी ने किया है इन एनी टेरिटरी इन इंडिया। और वो कोर्ट और वो अथॉरिटी कहाँ है, इंडिया की टेरिटरी में है। टू विच दिस संहिता डज नॉट एक्सटेंड। और कह रहा है जिसने उसको भगोड़ा घोषित किया है ना तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजन उस टेरिटरी पे एक्सटेंड भी ना करते हो बेशक, पर आप जब भी उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। देखिए in respect of any act which if committed in the territories to which this संहिता extends would be an offence punishable under any of the offence punishable with imprisonment for 10 years or more or with imprisonment for life or with death under the भारतीय न्याय संहिता। या आप साफ साफ दे सकते हो ये मानकर कि भाई नहीं जिस टेरिटरी की कोर्ट ने और जिस इंडिया में जो टेरिटरी है और जो कोर्ट है जिसके ऊपर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नहीं लगती उसने एक व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर रखा है और वो व्यक्ति आपके गांव की सीम में आपके गांव की रेडियस में रहता है, ठीक है। पर हालांकि कानून तो ये कहता है कि भाई जिस कोर्ट ने कर रखा है वो यहाँ रह रहा है, वो कोर्ट हमारे इलाके में तो उसकी है ही नहीं कोई पावर। पर नहीं, प्रोक्लेम्ड व्यक्ति वो व्यक्ति भी है तो मान के चलिए उसने अगर 10 साल से ऊपर जितने भी अपराध कर रखे हैं ना उसको तो सजा कटवाई जा सकती है। तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, आप छुपाओगे नहीं उसको कि नहीं भाई ये तो नागालैंड में इसने कोई अपराध करा था और वहाँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागालैंड में लगती नहीं, ट्राइबल एरियाज में लगती नहीं। और वो भाग गया वो व्यक्ति दिल्ली में आ गया, किसी की दिल्ली के यहाँ जो नजफगढ़ साइड का एरिया यहाँ के बस गया गाँव में, ठीक है। तो अगर किसी को पता लग जाए तो भाई ये तो फरार है, ये तो नागालैंड से मर्डर करके आया हुआ है, ठीक है, इसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है भाई, ये ट्रायल पे जाने का इसको भगोड़ा अपराधी घोषित कर रखा है, ठीक है। तो वो ये नहीं सोचेगा भाई दिल्ली में तो भारतीय नागरिक सुरक्षा अवेलेबल है और भाई नागालैंड में ट्राइबल एरियाज में नहीं है। तो नहीं, जब भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी क्योंकि मर्डर की सजा 10 साल से ऊपर होती है, डेथ होती है, तो देनी पड़ेगी। और इसको दोगे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, नियरेस्ट ऑफिसर इंचार्ज होता पुलिस स्टेशन को, ठीक है। तो यह था हमारा 34 के 2 का सब हेड 2। अब 34 के 2 का सब हेड 3। द वर्ड ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द विलेज। बता रखा वो अधिकारी जो कार्यरत है गांव के फंक्शंस की रेख देखने, वो कौन होता है देखिए, मीन्स अ मेंबर ऑफ द पंचायत ऑफ द विलेज। भाई कोई पंचायत का मेंबर है, सरपंच है या कोई पंच है, वो भी हो सकता है ऑफिसर, ठीक है। एंड इंक्लूड्स द हेडमैन एंड एवरी ऑफिसर और अदर पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म एनी फंक्शंस कनेक्टेड विद एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द विलेज। और कह रहा है जिस विलेज में पंचायत नहीं है तो वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसको गांव का मुखिया एडमिनिस्ट्रेशन ने मतलब जिला अधिकारी ने गांव का मुखिया घोषित करा कि भाई तुम गांव की रेख देख करोगे, तुम एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे। जिस गांव में पंचायत नहीं, मान के चलिए भैया हमारा टाउन है, जैसे टाउन होती है सिटी, उसमें गांव भी होते हैं भाई। टाउन ये थोड़ी जिसमें सेक्टर पे होते हैं भाई, टाउन में सिटीज में गांव भी होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा गांव भाई मैं सेक्टर 10 में रहता हूँ और हमारा गांव कादीपुर है गुड़गांव में, ठीक है। तो भाई गुड़गांव तो पूरी साइबर सिटी है। अब ये तो थोड़ी है कि सारी चीजें भाई सेक्टर बन जाएंगी। हमारा गांव भी है, कादीपुर भी है, गडोली भी है, खानसा भी है, इस्लामपुर भी है, बहुत सारे गांव हैं। तो यही कह रहा है अब गांव में भाई अब इनमें पंचायत तो खत्म कर दिया। अब ये कह रहा है कि पंचायत जिस गांव में नहीं है तो सरकार किसी एक व्यक्ति को मुखिया चुन देती है एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। तो कह रहा है वो ही व्यक्ति समझ लीजिए वो अधिकारी है जो कि रिलेशन के लिए काम करता है, मतलब गांव के रिलेशंस के लिए, उद्धार के लिए काम करता है। तो वो भी जानकारी दे सकता है, ठीक है। ये बता रखा है हमारे सेक्शन 34 के सब सेक्शन 2 के हेड 3 में, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है सेक्शन 34 मैंने पूरा पढ़ाया और आज के हमने अब तक कर लिया हमने चैप्टर 4 के सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 34 तक 30, 31, 32, 33, 34, ठीक है। हमने 5 सेक्शन अब तक कर लिया और फुल डिटेल में हिंदी में समझे हैं। एक भी क्वेश्चन आ जाएगा ना गोला लगा देना प्री में, नंबर कट भी जाए तो मेरा नाम तो क्या चैनल भाई कह देना भाई कच्चा मास्टर है, ठीक है। तो भाई 30, 31, 32, 33, 34 मैंने 5 सेक्शन पढ़ाया आज बहुत अच्छी तरह। और अब मैं आगे के देख लेता हूँ कौन सा प्रोविजन है। हाँ, चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन। भाई ये तो मैं करवाऊंगा, इसके कम से कम 1 घंटे की मैं वीडियो बनाऊंगा और इसके मैं कम से कम इसके दो सेक्शन, ठीक है, 35 और सेक्शन 36 पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलो फिर ये ना ये नहीं ये चैप्टर वाइज हमारी अलग वीडियो हो जाएगी क्योंकि भाई चैप्टर 4 40 मिनट में मैंने पढ़ाया है और इसमें सेक्शन 30 से लेके सेक्शन
सेक्शन 34 तक पढ़ाए हैं। तो मैं अरेस्ट ऑफ पर्सन जो चैप्टर 5 है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं अच्छे से करवाऊंगा अगली वीडियो में, बिल्कुल रिफ्रेश होकर कल कराऊंगा मतलब, ठीक है। तो इसमें मैं पूरी एनर्जी झोंकना चाहता हूँ, क्योंकि जो चैप्टर 5 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है ना, अरेस्ट ऑफ पर्सन, जो कि सेक्शन 35 से लेकर एक सेकंड रुकिए, हाँ सेक्शन 62 तक है, सेक्शन 35 से लेकर सेक्शन 62 तक है, ठीक है। तो मैं इसमें अपनी पूरी जान लगाना चाहता हूँ ये अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में पढ़ाने के लिए, क्योंकि भाई ये रोज रोज नहीं पढ़ी जाती हैं, ठीक है, वीडियो में नहीं बनाई जाती है इनके ऊपर। तो मैं कल इनके ऊपर चैप्टर 5 के ऊपर कल अलग से 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा। आज मैंने चैप्टर 4 आपको अच्छी तरह समझाया, जिसमें हमने सेक्शन पढ़े कितने से लेके 30 से लेके सेक्शन 34 तक, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं, कल हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे अरेस्ट ऑफ पर्सन्स अच्छी तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, और अब कल मिलते हैं। सो बाय बाय, ठीक है, ठीक है, अब कल मिलते हैं हम। तो भाई जो मैं नोट्स वगैरह बनाता रहता हूँ कि यह पढ़ लीजिए, तो उसको हमें पढ़ना चाहिए। और साथ साथ जो मैं नोट्स, मार्जिनल नोट्स जो मैं भाई दूसरे सेक्शन इंटरलिंक करता हूँ, लिंक विद करता हूँ दूसरे सेक्शंस के साथ, वो जरूर साइड में लिख लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब हम फ्लैश में रिवीजन करेंगे ना, पेपर का टाइम आएगा, तो ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें तुरंत ये पता जाएगा, हाँ भाई ये है, ठीक है। तो इसमें ये दिया गया है, ठीक है, क्योंकि जो बीच बीच में सेक्शन लिखे गए हैं, सेक्शन फलाना भारतीय न्याय संहिता का उसमें है, तो तुरंत लिख लो भाई, ये वाला सेक्शन साइड में लिख लो भारतीय न्याय संहिता किस चीज का है, तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं, जिसमें मैंने चैप्टर 4 का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 34 तक करवाया, मतलब 30, 31, 32, 33, 34 5 सेक्शन कराए बिल्कुल डिटेल में, हिंदी में इंटरप्रिटेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। अब कल वाली वीडियो में हम चैप्टर 5 पूरा का पूरा तो नहीं, क्योंकि चैप्टर 5 में भाई 35 से लेकर 62 तक है, जितना मेरे से होगा, क्योंकि चैप्टर 5 में पूरा जान लगा के पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब अपने दिल से। भाई सारी वीडियो में मैं दिल से ही बना रहा हूँ, पर ये अरेस्ट ऑफ पर्सन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये मैं पूरे जान लगाकर पूरा अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, पूरा फोकस के साथ, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू आज की वीडियो के लिए, और कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।